बड़ा बयानिया बनाया जा रहा है और जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया गया है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इंतहाई मादरत के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में इस्तेमाल हो गए और उन्होंने जेल में कैद एक कैदी से, जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे खुलकर बतौर वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों का साथ दिया, जिसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिसने पूरी दुनिया में नामूस रसालत के लिए आवाज़ उठाई, जिसने पाकिस्तान में वो तमाम इक़दाम उठाए जिस पे जो एंटी इस्लाम कुव्वतें हैं उन्हें तकलीफ पहुंची, उस आदमी को वो चैलेंज कर रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के कि तू जेल में बैठ के मुझे ये साबित कर कि तेरा ईमान ठीक है। और जो लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनको जाली हुकूमत के अंदर ला के बिठाया गया है, उनसे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब सवाल करने की जरूरत नहीं कर रहे। ये बड़ी बारीक वारदात है। इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे एक मिशन पर है कि किसी तरह से भी इमरान खान साहब से कुछ ऐसे मामलात करवाए जाएं और किए जाएं जिनके ज़रिए से एक नया बयानिया डेवलप किया जाए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर और। लेकिन ये जो दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जो मर्जी कर लें आप पकड़े जाएंगे। तो बारीक वारदात के लिए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। वो ये कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता मैं इसराइल को तस्लीम करूँ, मैं अपने अल्लाह को भी जाके जवाब देना है। इमरान खान साहब ने खुद बताया कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है लेकिन मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हाफिज़ नईमुर रहमान क्यों नहीं नाम लेते, जनरल बाजवा कौर ने क्यों नहीं कहते कि हलफ लेकर बताओ कि आप सहाफ़ियों के साथ क्या बातें करते थे? जनरल बाजवा से क्यों नहीं पूछते? अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है या एस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो हुकूमत है, इनसे क्यों नहीं पूछते कि क्यों मारते हैं लोगों को जब वो लोग निकलते हैं इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए या फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने के लिए? आपकी अपनी जमात के सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके ऊपर तो आप नहीं बोले। बहरहाल वो एक बारीक वारदात थी लेकिन पकड़ी गई, और जब बारीक वारदात पकड़ी जाती है तो जिसकी पकड़ी जाती है वो बहुत बुरी तरह फंस जाता है। चीज़ और है, इमरान खान साहब को जब नवाज शरीफ के बारे में पूछा गया ना, अभी वो तफसीली जो आएंगी खबरें मैं आपको अगले वीलॉग में शेयर करूँगा कि जी वो ख्वाहिशात आ रही हैं जी कि आप नवाज शरीफ और जरदारी इकट्ठे बैठ जाएं, तो इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ तो 12वां खिलाड़ी है, उसकी तो सियासत फारग हो गई है, वो अब आम फैसले कैसे कर सकता है। अब आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान साहब का जेल में कॉन्फिडेंस कितना है। यहाँ लोगों ने नवाज शरीफ को महात्मा बनाया हुआ है। हालत नवाज शरीफ की ये है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा से इलेक्शन हार गए, हालांकि उनको प्रोटोकॉल देकर पाकिस्तान में लाया गया। पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, सारे इदारों ने मिलकर उनको इलेक्शन जितवाने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ अपने दोनों इलेक्शन दोनों हल्के हार गए और फिर उनको जाली पर्ची पकड़ा दी गई फॉर्म 47 की। जनाब ये ले आप एक कैंसर की पेशेंट जेल में कैद खातून से हमने आपको ज़बरदस्ती जितवा दिया है, ये तमगा लगा के सारी ज़िंदगी अब फिरते रहना। तो 12वां खिलाड़ी भी इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ा रियायत कर दी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। वो तो टीम में ही सेलेक्ट नहीं हुए बेचारे, सिलेक्शन के अंदर ही फारिग कर दिया लोगों ने कि जनाब ये तो प्लेयर नहीं है, कबड्डी का प्लेयर है, इसको किधर क्रिकेट के अंदर आप लेकर आ रहे हैं। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तो काफ़ी हद तक फारिग है। और इमरान खान साहब की जेल के अंदर से बैठ के स्टेटमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब को अभी क्या समझते हैं। अकरम ने कहा कि ये इमरान खान साहब को कभी कहते हैं ये इसराइल का सासा है, यानी कभी ये कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है, कभी ये कहते हैं जी ये तालिबान का एजेंट है। यानी सारा जितना का जितना आलमी हालात है ना, उनको सारों को गड़बड़ कर दिया, अजीबो गरीबी सूरत हाल पैदा कर दी है। यानी सेम टाइम में इमरान खान जो है वो बड़ा कट्टर मजहबी आदमी होता है और तालिबान का एजेंट होता है। सेम टाइम के अंदर जो है इमरान खान जो है वो मजहबी शिद्दत पसंद होता है और सेम टाइम पे वो यहूदियों का एजेंट भी बन जाता है। और सेम टाइम में इमरान खान अमेरिका से ताल्लुकात भी खराब कर रहा होता है और सेम टाइम में अमेरिका इमरान खान की मदद भी कर रहा होता है। यानी मेरी समझ से बाहर है कि इनकी अकल घास चढ़ने गई है। ये एक ब्रीफिंग में या एक मीटिंग में जाते हैं, एक गैदरिंग में जाते हैं, कोई और बात करते हैं, दूसरी में जाते हैं, कोई और बात करते हैं। असल में इमरान खान ने इनको ज़हनी मरीज बना दिया। ये ऑलमोस्ट पागल हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रही कि एक आदमी इतनी मुज़ामत कैसे कर सकता है, इतना सख्त कैसे हो सकता है। हमारे सियासतदान तो बड़े नरम नरम लोग होते हैं, चार चपेड़ों में मान जाते हैं, थोड़ी सी कैद के अंदर इनकी पी बोल जाती है। लेकिन ये कहाँ से आ गया? आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। पहले आपको बताया था कि इमरान खान आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, और जो आउट ऑफ द सिलेबस इनके सामने शख्सियत आकर खड़ी हो गई है उसका कोई जवाब अब इनके पास मौजूद नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त जो सहाफ़ी हुकूमत के नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और एस्टेब्लिशमेंट से लाइन लेते हैं, अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता चंद दिनों से वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं इस सूरत में कि वो थोड़ा सा पीछे हट जाए। चीज़ आपको और बताता हूँ नाज़रीन, आज से तकरीबन ये बात है 2-2.5 माह पहले की। मुझे कुछ लोगों ने कुछ फैक्ट्स बताए और मैंने कहा जी मैं ट्रैवल करके देखना चाहता हूँ।
اور میں نے پھر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان کے کچھ قبائلی علاقے وہاں پہ ایک دفعہ ٹریول بھی کیا تھا. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کیا تھا, تو دوبارہ میں نے ایک دفعہ ٹریول کیا اور میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں. میں نے ان کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز بنا کر رکھی ہوئی ہیں, اور وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا جب وقت آئے گا, کیونکہ اس کے اوپر میں پوری ایک ڈاکومنٹری بنا سکتا ہوں. تو کہ کس طرح جو بارڈر کی لائن ہے اس کے بالکل نزدیک پوسٹ کی کاشت کی جا رہی ہے, کیونکہ جب طالبان کی حکومت آئی نا افغانستان میں, تو وہاں پہ طالبان نے پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ بالکل زیرو کر دی. وہاں پہ انہوں نے وہ منشیات کی کاشت زیرو کر دی. تو پھر پاکستان کے جو بالکل بیلٹ ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ, جہاں پہ سیکورٹی ایجنسیوں کا اور سیکورٹی اداروں کا پورا کنٹرول ہے, وہاں پہ اب پتہ نہیں کوئی لوکل سیٹلمنٹ ہے یہ کیا ہے, وہاں جگہ جگہ پہ یہ کھیت لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کاشت ہو رہی ہے. روزانہ افغانستان سے, کیونکہ ایکسپرٹ لوگ افغانستان میں رہتے ہیں جو اس کو کٹ لگاتے ہیں پوسٹ کو, اور اس کے اندر سے اس کا جو وہ اتنا سا وہ ہوتا ہے ڈوڈا, اس کو وہ کٹ لگاتے ہیں, اس کے اندر سے پھر وہ رات بھر نکلتا ہے مواد, صبح اس کو اکٹھا کرتے ہیں, اور جس طرح وہ ساری منشیات بنتی ہے وہ ایک الگ پورا پروسیجر ہے. تو وہ جو افغانستان میں ایکسپرٹس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, لیبر وہاں پہ ہے, تو وہ لیبر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان داخل ہوتی ہے پورے بلوچستان اور افغانستان کے بارڈر سے, اور ایون آپ کے خیبر پختونخوا میں بھی. وہ وہاں سے یہاں داخل ہوتے ہیں, یہاں پر آ کر سارا دن کام کرتے ہیں, 2 دن رہتے ہیں, 3 دن رہتے ہیں, پھر وہ واپس جاتے ہیں, پھر وہ واپس آتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں آدمیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے منشیات کی کاشت کے لیے اور منشیات کی فصل کو کاٹنے کے لیے, اس میں سے منشیات نکالنے کے لیے, اور پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہوتی ہے. اچھا, جب میں نے یہ سوال کیا 1-2 لوگوں سے کہ ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی جو ہمیں لگانے کی اجازت دے رہے ہیں وہی ٹرانسپورٹیشن بھی کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پہ روزانہ یہ سیکورٹی فورسز ہمارے چاروں طرف ہیں, ہمیں تو کوئی منع نہیں کرتا یہ کام کرنے سے. تو یہ سوالات جہاں پہ اور بہت سارے اٹھے, وہاں پہ یہ بھی ایک سوال ہے میرے خیال میں, اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور اگر یہ لوکل سطح کے اوپر کچھ لوگ کر رہے ہیں, یا جو لوکل وہاں کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس کالے دھندے کے اندر انوالو ہیں,